Hello everyone, I am संतोष पानू and you are learning English with me. So let's get started. तो अभी आपको यहाँ पर एक हेडिंग लिखी हुई है वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड, राइट। जैसे इसकी हेडिंग है इसका काम भी वैसा ही है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं, राइट, कि हम स्टक हो जाते हैं कि यहाँ पर ये वाला वर्ड यूज़ करें या फिर हम ये वाला करें, ठीक है। और सबसे पहले इम्पोर्टेंट थिंग मैं आपको बता दूं, जब हमें इन वर्ड्स के ऊपर मास्टरी हो जाती है तो जब आप क्लोज टेस्ट करने बैठते हो, ठीक है, वहाँ पर पैराग्राफ में बात चल रही है उसके हिसाब से आप पर्टिकुलर वर्ड का चुनाव करते हो कि अगर कोई बातचीत चल रही है कि इसका आंसर जो होगा वो सीक होगा या सर्च होगा, वो हमें कॉन्टेक्स्ट समझाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें इन वर्ड्स के ऊपर मास्टरी करनी है, ठीक है, कि हम इन वर्ड्स को यूज़ कहाँ पे करते हैं, इनका मीनिंग क्या है और हम क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो मेरा वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर दैट इज सीक और सर्च। अब डिक्शनरी आपको इनके क्या मीनिंग बताती है? ढूंढना। सीक का मतलब भी ढूंढना, सर्च का मतलब भी ढूंढना, लेकिन हम किस कॉन्टेक्स्ट में कौन से को यूज़ करें ये जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए कि अगर मैं आपसे पूछूँ नौकरी को हम क्या करेंगे, सीक करेंगे या सर्च करेंगे? हाँ जी, सर्च कर लेंगे। अगर मैं बात करूंगी कि मेरा मोबाइल खो गया, मुझे मोबाइल ढूंढना है, सीक करूं या सर्च? उसको भी सर्च कर लेंगे। मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मैं चाह रही हूँ कि कोई पर्सन आके मेरी मदद कर दे, तो मैं हेल्प को क्या करूँगी, सीक या सर्च? अब की बार सीक करेंगे। मुझे कोई कानूनी सलाह चाहिए, अब उस सलाह को क्या करूँगी, सीक या सर्च? अब की बार भी सीक कर देंगे, राइट। अब अगर मैं ये बोलूँ कि मैं कोई आइडिया ढूंढ रही हूँ, आइडिया को क्या करेंगे? अब की बार सर्च करेंगे। कुछ खिचड़ी बन गई है ठीक है, चलो अब समझते हैं। सबसे पहले अगर आप एक ऐसी चीज़ को ढूंढ रहे हो जिसको ढूंढने के बाद टच नहीं किया जा सकता, दैट इज सीक। जिसको ढूंढने के बाद टच नहीं किया जा सकता। अभी हम बात कर रहे थे जॉब की, आप कह रहे थे जी सर्च होगा, लेकिन अभी एक बार इसको समझिए। आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, आपको नौकरी मिल गई, आपने घर आके बताया कि मुझे मम्मी नौकरी मिल गई है, क्या उस नौकरी को टच कर सकते कि वाह ये देखो ये नौकरी है? नहीं कर सकते ना। तो आप क्या कर रहे हो, जॉब को हमेशा सीक करते हो। क्लियर है? आप कोई आइडिया ढूंढ रहे हो और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, एन आइडिया हिट योर माइंड, आ गया आपके माइंड में आइडिया, क्या आप उसको टच कर सकते हो? मुझे हेल्प चाहिए और आपने कह दिया कि मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, क्या उस हेल्प को टच किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो अब अपने माइंड में बनाइए कि जिन चीज़ों को ढूंढने के बाद टच नहीं किया जा सकता वो सीक होती हैं हमेशा। क्लियर है? जिन चीज़ों को ढूंढने के बाद टच किया जा सकता है वो हमेशा सर्च होती हैं। मोबाइल मुझे मिल गया तो मैं बता भी तो सकती हूँ ना, ये रहा मोबाइल जिसको मैं ढूंढ रही थी, राइट। अगर मेरा मार्कर कहीं खो गया, मार्कर मिला तो मैं बता भी तो सकती हूँ कि हाँ जी ये रहा मार्कर जिसको मैं ढूंढ रही थी। तो ये हमारी टचेबल चीज़ें हैं। क्लियर है? तो आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं यहाँ पर, जो भी मैं बता रही हूँ आप इसको नोट करते जाएंगे साथ साथ। क्लियर है? तो सबसे पहले सीक का मतलब हुआ कि एक ऐसी चीज़ को ढूंढना जो टचेबल नहीं है, जिसको टच नहीं किया जा सकता। सर्च क्या होगा, जिसको टच किया जा सकता है। अब मान लीजिए आप न्यूज़पेपर में कोई हेडिंग देख रहे हो कि ही सीक्स माई हेल्प, तो अब वो सीक्स वर्ब इसलिए यूज़ कर रहा है क्योंकि वो हेल्प को ढूंढ रहा है, और हेल्प की अगर हम बात करेंगे तो उसको टच नहीं किया जा सकता। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो आप लिख लेंगे ये नॉन टचेबल है, ये हमारी टचेबल है। क्लियर है? सेकंड की तरफ मूव करते हैं, रिफ्यूज और डिनाई। डिक्शनरी हमें क्या बताती है? मना करना। अब कई बार मैं जब बच्चों से पूछती हूँ, बोला मैम बिल्कुल मना कर देना, नो या नोट बोल के मना करना, पता नहीं क्या क्या आइडियाज़ आते हैं, लेकिन फ़र्क है दोनों बातों में। ये देखिए, अगर मैं ये कहूँ किसी दिन आप पार्टी में गए थे रात को, राइट, आप लेट नाइट आई, रात को और सो गई, सुबह पापा जी ने आपसे पूछा बेटा आप पार्टी में गए थे, और आपने क्या कहा, नहीं पापा मैं नहीं गया था। आप किस एक्शन के लिए मना कर रहे हैं? जो रात को हो चुकी है। आप उस एक्शन के लिए मना कर रहे हो जो रात को हो चुकी है, तो आप क्या कर रहे हो, उसको डिनाई कर रहे हो। क्लियर है? अगर मैं ये कहूँ कि आप मेरी मदद कर देना, मुझे पेन दो, अब आप क्या कहते हो, मैं नहीं करता मैम, तो आपने रिफ्यूज़ कर दिया। मुझे हेल्प कर थोड़ी दी थी आपने, हेल्प की तो नहीं थी, आपने हेल्प करने से पहले ही मना कर दिया, दैट इज रिफ्यूज। क्लियर है? जैसे आप इसके सेंटेंस बनाते हो कि ही रिफ्यूज टू हेल्प मी, ही रिफ्यूज्ड टू हेल्प मी। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं किसी दिन अलग सेशन में डिस्कस करूंगी, ठीक है। अब ये देखिए, उसने मना कर दिया हेल्प करने से, हेल्प की थोड़ी, अभी
हेल्प करने से पहले ही मना कर दिया, दैट इज रिफ्यूज। किसी भी एक्शन के होने से पहले मना करना, क्लियर है। अगर मैं बात करूं डिनाई, एक्शन के होने के बाद मना करना। मान लीजिए किसी दिन घर में चोरी हो गई, अगले दिन मैंने अपनी मेड से पूछा कि तूने चोरी की थी, अब वो क्या कहेगी, मैंने तो नहीं की। अब चोरी करने की एक्शन तो पिछले दिन हो चुकी है और अब वो मना कर रही है उस एक्शन से, तो वो क्या कर रही है, मुझे डिनाई कर रही है। अब आप ही बताओ, चोर हमेशा रिफ्यूज करेगा या डिनाई? चोर हमेशा डिनाई करता है, क्योंकि सबसे पहले उसके ऊपर चोरी के आरोप लगेंगे और आरोप लगने के बाद चोरी हो चुकी है, तब उसको पकड़ा गया और तब वो क्या कर रहा है, मना कर रहा है। तो चोर हमेशा ही डिनाई करता है। द थीफ डिनाइड द चार्जेस, इसीलिए हम ये लाइन लिखते हैं। बात समझ आ रही है? तो दोनों वर्ड का क्या मीनिंग था, मना करना। लेकिन अगर हमारे कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है कि उसने मना कर दिया, फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज टू डार्क इन द रूम, कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, शी रिफ्यूज टू एंटर या शी डिनाइड टू एंटर, रिफ्यूज, क्योंकि कमरे में अंधेरा था और अंधेरे की वजह से वो जा ही नहीं रही, तो उसने तो जाने से पहले ही मना कर दिया ना। तो ऐसी सिचुएशन में आपको फिट करना है, ठीक है। बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है कि रिफ्यूज का मतलब मना करना, डिनाई, और वो कर नहीं पाता कि रिफ्यूज ही क्यों आया यहाँ पर, डिनाई क्यों नहीं आया, या डिनाई ही क्यों आया, रिफ्यूज क्यों नहीं आया। इस कंफ्यूजन के लिए ये वर्ड्स मैं आपके सामने लेके आई हूँ। क्लियर है? तो आप इनको अच्छे से नोट करेंगे। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, एक्शन के होने से पहले मना करना रिफ्यूज, एक्शन के होने के बाद मना करना दैट इज डिनाई। नोट कर लेंगे साथ साथ। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है कॉज और रीजन। आप इस वर्ड को कहाँ देखते हो? आप एक जगह पे लिखा देखते हो स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, कॉज वर्ड लिखा मिलता है। क्या आपने कभी भी रीजन वर्ड लिखा देखा? नहीं ना। अगर कोई बच्चा किसी दिन क्लास में नहीं आया, अगले दिन मैंने पूछा कि आप क्लास में क्यों नहीं आए थे, अब वो मुझे कॉज बताएगा या रीजन बताएगा? रीजन बताएगा, बिकॉज ही विल जस्टिफाइज हिज स्टेटमेंट, वो अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेगा वहां पर। क्लियर है? अगर मैं बात करती हूँ कि स्मोकिंग करना रिजल्ट देता है किस चीज का, कि कैंसर हो जाता है, तो कॉज हमेशा यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस रिजल्ट, टू प्रोड्यूस रिजल्ट। अगर बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी तो शहर में क्या आएगी, बाढ़ आएगी, कॉज होगा वो। ठीक है, अगर आपको ठंडी हवा लगती है तो आपको कोल्ड हो जाता है, कॉज है वो उसका। लेकिन जब आप किसी बात को जस्टिफाई करते हो तो आप वर्ड यूज करोगे रीजन। बात समझ आ रही है? जहां पर सेंटेंस में जरूरत होगी कॉज की कॉज लगाएंगे, जरूरत होगी रीजन की तो रीजन लगाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट बहुत ही अच्छा एक कंफ्यूजिंग वर्ड है हमारा मैरिज और वेडिंग। बहुत सारे लोग इसका यूज करते हैं कि जी मैरिज पे जाना है, कल हम क्लास में नहीं आएंगे। तो इनमें क्या डिफरेंस है? हम कब मैरिज यूज़ करते हैं, कब हम वेडिंग यूज़ करते हैं? चलो मुझे प्रैक्टिकल बातें बताइए। आपके घर में शादी का कार्ड आता है ना, वो मैरिज कार्ड होगा या वेडिंग कार्ड होगा? मैरिज कार्ड या वेडिंग कार्ड? वेडिंग कार्ड होगा। आप कई बार देखते हो कि मैरिज कोर्ट मैरिज कर ली उन्होंने, कभी सुना आपने कि कोर्ट वेडिंग कर ली? कोर्ट हमें क्या देता है? मैरिज सर्टिफिकेट देता है। कभी वेडिंग सर्टिफिकेट सुना आपने? शादी को जो प्लान करते हैं वो क्या होते हैं? वेडिंग प्लानर होते हैं। कभी आपने मैरिज वर्ड वहाँ पे नहीं सुना होगा, राइट? पेपर में साफ साफ एक एरर आ जाती है कि ही रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया, टू अटेंड मैरिज। अब बच्चा ना लाख कोशिश करे इस बात को समझ नहीं पाता कि यहाँ पर एरर क्या है। रिफ्यूज किया है क्योंकि शादी अभी अटेंड की नहीं है, शादी के अटेंड करने से पहले ही मना कर रहा है। तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि रिफ्यूज वर्ब यूज होगी, इसने बिल्कुल ठीक लगा दी, इन्फिनिटिव उसने ठीक लगा दिया। तो एरर हमारी कहाँ पर है? मैरिज में है, राइट? कई बार हम मार्केट में जाते हैं, वहाँ पर कहते हैं कि वेडिंग ड्रेस है ये, वेडिंग ड्रेस। कभी मैरिज ड्रेस वर्ड हमने नहीं सुना। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। मैरिज जो है वो हमारा एक रिलेशन का नेम है, एक रिलेशन का नेम है ये, कि भाई मैरिज हो गई तो अब हम क्या हो गए? हस्बैंड वाइफ हो गई, राइट? तो इट्स अ नेम ऑफ रिलेशन, ये एक रिश्ते का नाम है। जैसे दोस्त, भाई, बहन हमारे रिश्तों के नेम है, वैसे ही मैरिज हमारा क्या है? रिश्ते का नेम है। अगर ये रिश्ते का नाम हमें कोर्ट में मिला है तो हम क्या कहेंगे? कोर्ट मैरिज, सिंपल। कोर्ट जो होगा वो हमें किस चीज़ का सर्टिफिकेट देगा? रिश्ते का देगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? मैरिज सर्टिफिकेट। क्लियर है? हमें रिश्ता जिसका हमें मिला है तो उसी का हमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिलता है। क्लियर है? तो मैरिज रजिस्ट्रेशन बोलते हैं उसको, वेडिंग नहीं बोलते। वेडिंग जो है वो एक सेरेमनी का नाम है,
ये एक सेरेमनी समारोह का नाम है। तो घर में जो कार्ड आया वो समारोह को अटेंड करने का आया है ना, इसीलिए क्या बोलेंगे, वेडिंग कार्ड है ये। क्लियर है। एक ऐसी ड्रेस जिसको इस समारोह में पहना जा सकता है, दैट इज वेडिंग ड्रेस। क्लियर है। समारोह को जो प्लान करेगा वेडिंग प्लानर होगा वो। क्लियर है। तो समारोह का नाम होगा हमारा वेडिंग। क्लियर है। फिर हम एक मोटी एरर कर देते हैं कि हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी या हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। कौन सा ठीक होना चाहिए? जो डेट हमारी घूम के आई है वो एनिवर्सरी किसकी है? उस समारोह की है कि उस दिन हमने ये समारोह किया था। तो हमें क्या बोलना चाहिए किसी को? हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, ऐसे हमें बोलना चाहिए। क्लियर है। तो इसीलिए अब हमारे एरर पे आ जाते हैं। ही रिफ्यूज टू अटेंड मैरिज, नहीं, यहाँ पर क्या आना चाहिए था? वेडिंग। एरर आपकी फाइंड हो गई। क्लियर है जी, याद रहेगा, नोट करेंगे साथ साथ। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है विमेन और लेडी। बड़े अच्छे वर्ड दिख रहे हैं दिखने में ना, और बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं इसको। तो क्या मुझे कोई बताएगा विमेन और लेडी में क्या डिफरेंस है? किसी जगह पे आपने देखा होगा विमेन वर्ड ही यूज़ होता है, जैसे कि विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, विमेन हेल्पलाइन नंबर, विमेन वर्ड लिखा होता है। ठीक है। किसी जगह पे लेडी ही लिखा होता है, जैसे कि लेडीज़ फर्स्ट एक वर्ड हम बोलते हैं, सीट्स फॉर लेडीज़, मेट्रो में आप जाते हो तो वहाँ पर लिखा होता है, तो वहाँ पर विमेन नहीं होता। इंटरचेंजेबली हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या रीज़न हो सकता है? देखो एक बार, विमेन जो वर्ड है वो जेंडर को बताने वाला एक वर्ड है मैन के मुकाबले, यानी कि मैन जो हमारा बताएगा मैस्कुलिन जेंडर को, तो ये हमारा फेमिनिन जेंडर को बताने वाला एक वर्ड है। जस्ट ये जेंडर बता रहा है। जबकि लेडी वर्ड रिस्पेक्ट में बोला जाता है। जब हमें किसी विमेन को रिस्पेक्ट देनी हो तो हम क्या बोलेंगे? लेडी। क्लियर है। मैन और विमेन जो वर्ड है ये हमेशा कंपैरिजन में बोले जाते हैं। अगर मैं बात करूँ अभी 8 मार्च विमेन एम्पावरमेंट डे, ऐसे हम बोल सकते हैं ना। तो अगर हम बात करें विमेन वर्ड हमने क्यों यूज़ किया, तो अगर मैं किसी दिन महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हूँ तो मैं मैन के मुकाबले विमेन को कंपेयर कर रही हूँ ना, कि उसके कंपेयर में वो कितनी एम्पावर हुई है। राइट। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब करेंगे तो हेल्पलाइन नंबर की किसको ज़रूरत है? विमेन को ज़रूरत है, तो दैट इज़ विमेन हेल्पलाइन नंबर। क्लियर है। अगर हम बात करें लेडी तो रिस्पेक्ट में बोलेंगे। तो अगर मुझे मैन का रिस्पेक्टेबल नाउन बनाना हो तो कौन सा बनाऊंगी? जेंटलमैन। और इसीलिए आपने सुना होगा जैसे कोई लीडर है या कोई प्रीचर है तो वो क्या बोलते हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। कभी भी नहीं बोलना आपको कि विमेन एंड जेंटलमैन, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि रिस्पेक्टेबल लेडी है तो यहाँ पर मैन का क्या है? जेंटलमैन। जेंटल लगा दोगे तो रिस्पेक्ट हो जाएगी। क्लियर है। मैन और विमेन हमेशा कंपैरिजन में बोले जाते हैं। ये जस्ट जेंडर को बताने वाले 2 वर्ड हैं। क्लियर है जी। नेक्स्ट वर्ड हमारा आ रहा है हाउस और होम। ठीक है। कई बार मैं घरों के आगे लोगों के लिखा देखती हूँ हाउस, कोई ऐसे नाम लिखा होता है, पीटीआईज हाउस, कुछ ऐसे लिखा होता है। तो वहाँ पर आप क्या देख रहे हो? देखो हाउस और होम में फ़र्क क्या है। आपने कई बार लिखा देखा होगा पीजी, पीजी हाउस होता है या पीजी होम होता है? पीजी हाउस होता है, आपने लिखा देखा होगा। अगर हम कई बार बैंक से लोन लेते हैं तो वो हमें हाउस लोन देते हैं या होम लोन देते हैं? होम लोन देते हैं। क्यों देते हैं होम लोन? क्योंकि होम अपना घर होता है जिसके ओनर हम होते हैं। हाउस किराए की बिल्डिंग होती है, किराए का जो घर होगा वो हाउस होगा। क्लियर है। इसीलिए पीजी हाउस होता है क्योंकि वहाँ पर हम पे करके रह रहे हैं। ठीक है। किराए के घर में रह रहे। कोई भी बिल्डिंग हमारे लिए क्या हो सकती है? हाउस हो सकती है। कब? जब हम उसका रेंट दे रहे हैं। लेकिन हमारा खुद का घर होगा तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? होम। इसीलिए बैंक हमें दे रहा है तो खुद का घर बनाने के लिए लोन दे रहा है, तो दैट इज़ होम लोन। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। आइस और स्नो, दोनों ही बर्फ़ हैं, लेकिन स्नो हमारी नेचुरल होती है। जब आप किसी जगह पे घूमने जाते हो तो वहाँ पर क्या देखते हो? स्नोफॉल देखते हो। कभी नहीं कह सकते आपकी आइस फॉल देखा मैंने। राइट। आइस हमारी आर्टिफिशियल होती है जिसको हम रेफ्रिजरेटर में बनाते हैं। राइट। तो आइस हमारी कौन सी होगी? आर्टिफिशियल। स्नो हमारी कौन सी होगी? नेचुरल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा आ रहा है डाउट और सस्पेक्ट। अगर हम डाउट की बात करें तो जब हम किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं होते तो हमें थोड़ा बहुत डाउट हो जाता है। जैसे मैं ये पढ़ूँ कि टेंस में मुझे थोड़ा सा डाउट है, दोबारा पढ़ा, डाउट दूर हो गया, तो दैट इज डाउट। ठीक है। थोड़ी सी शंका है बस मुझे। सस्पेक्ट होता है किसी भी पर्सन को शक के आधार पे दोषी समझ लेना।
पुलिस जब भी किसी मामले की तह तक जाती है तो सबसे पहले कुछ पर्सन्स को तो सस्पेक्ट करना पड़ता है ना। जब वर्डिक्ट आता है तो हमें पता लगता है कि फाइनली जो पर्सन था गिल्टी जो था वो था, बट शुरू में तो सस्पेक्ट करना पड़ा ना। तो सस्पेक्ट होता है शक के आधार पे किसी को दोषी समझ लेना, राइट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं, एडवोकेट और लॉयर। ठीक है, बड़े सिंपल से दिखने वाले वर्ड हैं। कई बार हम चैम्बर के आगे लिखा देखते हैं एडवोकेट, स्टिकर्स होते हैं गाड़ियों पे, उस पर भी हम एडवोकेट लिखा देखते हैं, वहाँ पर लॉयर क्यों नहीं लिखा होता? सो व्हाट इज द डिफरेंस, बताइए। एडवोकेट वो पर्सन है, एडवोकेट का वर्ड मीनिंग जब हम वर्ब फॉर्म में यूज करते हैं, क्योंकि ATE जिसके पीछे लगा हो वो पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब भी होते हैं, राइट। इसका मतलब होता है किसी का सपोर्ट करना, समर्थन करना किसी का, एडवोकेट करना किसी को, ठीक है। जब हम इसको नाउन फॉर्म में यूज करते हैं तो ये वो बंदा है जो प्रैक्टिस करता है, जो अपनी सेवाएं देता है, जो कोर्ट में मिलेगा आपको, क्लियर है, यानी कि जो अपनी सर्विसेज अपनी सेवाएं दे रहा है। लॉयर सिर्फ डिग्री होल्डर बंदे को कहते हैं, जो जिसके पास डिग्री तो है बट वो एक्टिवली प्रैक्टिस नहीं कर रहा, राइट। जैसे वो आपको कोर्ट में नहीं मिलेगा। अब अगर हमें कोई भी काम, अगर हमारा कोई भी मामला उलझ गया तो हम एडवोकेट के पास जाएंगे या लॉयर के पास जाएंगे? एडवोकेट के पास। इसीलिए हर जगह आपको एडवोकेट वर्ड दिखेगा, ताकि वो ये बता सके कि मैं सर्विस में हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्लियर है। क्लाइंट और कस्टमर, आपने जगह जगह पे शहर में कस्टमर केयर देखे होंगे, कस्टमर केयर है जी, ये देखा है ना। अब ये कस्टमर वर्ड कहाँ से आया? और ये है हमारा क्लाइंट। अगर कोई पर्सन पैसे के बदले सामान खरीद रहा है, प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो हम उसके क्या बन जाते हैं? कस्टमर। और अगर उस प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट आएगा, कोई खराबी आती है, तो हम कहाँ जाएंगे? कस्टमर केयर जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हमने उनका प्रोडक्ट खरीदा है तो वो हमारा केयर भी तो करेंगे ना। जैसे कि मोबाइल हमने खरीदा किसी कंपनी का, तो उसी कंपनी का आपको क्या मिलेगा? एक कस्टमर केयर मिलेगा, जहाँ पर जाके हम अपनी कोई भी कंप्लेन दे सकते हैं, क्लियर है। क्लाइंट वो होता है जो पैसे के बदले सेवाएं लेता है, क्लियर है। अब एडवोकेट के क्या होंगे? क्लाइंट होंगे ना, क्योंकि पैसे के बदले वो अपनी सेवाएं दे रहा है, वो आपको बदले में कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा, क्लियर है। तो उसी को हम कहते हैं क्लाइंट। जैसे कई बार कहते हैं ना कि उस एडवोकेट की क्लाइंटेज बहुत अच्छी है, तो दैट इज क्लाइंट, समझ आया। अगर हम बात करते हैं कस्टम और हैबिट, अगर हम बात करें, कस्टम वो होती है जो सोसाइटी फॉलो करती है, एक रिवाज, जैसे होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, ठीक है, तो वो हमारी क्या है? एक कस्टम है। हैबिट वो होती है जो इंडिविजुअल की होती है, हर इंडिविजुअल की अपनी एक हैबिट होती है। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाय पीना एक कस्टम है, हैबिट है या प्रैक्टिस है, तो हम क्या जवाब देंगे? चाय पीना हैबिट है। अगर हम बात करें, अगर मैं इसको हैबिट मान लूँ, तो हमारी सोसाइटी में अगर कोई पर्सन हमारे घर आता है, अगर हम चाय पानी की ना पूछें तो यूँ नहीं लगता कि बेइज्जती कर दी उसने मेरी, चाय पानी तक नहीं पूछा। अगला पीता है नहीं पीता वो सेकंड मैटर है, लेकिन सबसे पहले हम पूछते तो है ना, क्योंकि हम उसको एक रिवाज की तरफ फॉलो कर रहे हैं। चाय पीना हमने अंग्रेजों से सीखा था, राइट, और वहाँ से फिर हमने इसको एक रिवाज की तरह बना लिया। किसी भी एरिया में चले जाओ, चाय जरूर पूछी जाती है उसके बारे में, है कि नहीं। तो इसीलिए ये हमारी क्या है? एक कस्टम है, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है रूम और स्पेस। कहने को तो दोनों का मतलब है जगह, और ये मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा क्योंकि रूम का मैक्सिमम बच्चों के माइंड में जो पिक्चर बन रही है वो होती है कमरा, कोई भी कक्ष, रूम, यही बनती है ना। लेकिन नहीं, इसका दूसरा मीनिंग भी है। रूम का मतलब होता है खाली जगह, रूम का मतलब होता है खाली जगह, और स्पेस का मतलब होता है जगह। अब अगर मैं इस हॉल की बात करूं तो ये काफ़ी स्पेसियस है, जगह तो इसमें बहुत है, लेकिन अगर इसमें सारे बच्चे बैठ जाते हैं, बाहर से एक भी बच्चे के बैठने की जगह नहीं बचेगी, तो मैं क्या बोलूँगी? देयर इज़ नो रूम टू सिट, बैठने के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पर, क्लियर है। अगर मैं ये बोलूँ कि स्पेस तो है बट एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर बैठा जा सके, अब हवा में तो नहीं बैठा देंगे ना बच्चों को, बेंचेस के नीचे तो नहीं बैठा देंगे, पोडियम पे तो नहीं बैठा दूंगी, तो मीनिंग क्या है? कि खाली जगह, अनऑक्यूपाइड स्पेस, मतलब जो घिरा हुआ नहीं है पहले से, जिसको हम यूज कर सकते हैं, समझ आ रहा है। तो रूम क्या होगा हमारा? अनऑक्यूपाइड स्पेस, ये हो जाएगा जगह, क्लियर है। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा
कोई बस में एंटर कर रहा है, बस पहले से खचाखच भरी हुई है, ठीक है। अब वहाँ पर कोई लेडी एंटर करती है और वो क्या बोलती है, इज़ देयर एनी रूम टू स्टैंड। तो अब उस सिचुएशन में रूम का मतलब क्या होगा, भाई खाली जगह है क्या खड़े होने के लिए। और अपने हरियाणा में पता है इसका मीनिंग क्या निकालेंगे, क्योंकि उनके मतलब मन में रूम का मतलब क्या है, खाली जगह, और वो ऐसे ही इंग्लिश समझते हैं। तो वो क्या कहेंगे, या तो पैर रखने की जगह नहीं है, मैडम को रूम चाहिए तो थोड़ा सा ऐसे बना सकते हैं। लेकिन रूम का मतलब वहाँ पर किस सेंस में यूज हुआ था, खाली जगह के लिए। इज़ देयर एनी रूम टू स्टैंड, ये इसका सेंस था। रेंट और फेयर, रेंट होता है हमेशा जमीन और मकान का किराया। अगर आप कहते हो कई बार कि रेंटेड हाउस पे रहता हूँ मैं, इसका मतलब हाउस क्यों है, क्योंकि रेंट दे रहे हो। तो रेंट होता है जमीन और मकान का किराया। फेयर वो होता है भाड़ा जिसको आप कहते हो जिस किराए में शेयरिंग होती है, ये ध्यान रखना, शेयरिंग जिसमें होती है। अगर आप ऑटो से जा रहे हो तो सब अपना अपना किराया देते हैं, आप बस में जा रहे हो अपना अपना किराया दे रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हो सब अपना अपना किराया दे रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हो सब अपना अपना किराया दे रहे हैं, दैट इज़ फेयर। लेकिन क्योंकि ये लैंग्वेज है, कई बार हम क्या करते हैं, ऑटो को खुद भी हायर करके लेके जाते हैं और बीच में हम किसी को नहीं बैठाएंगे, राइट, क्यों, क्योंकि हमने उसको हायर कर लिया है। तो सेम एक आपका और आ जाता है हायर करना किसी चीज़ को। कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को हायर करती है, हम कुछ काम करवाने के लिए लोगों को भी हायर करते हैं, तो दैट इज हायर। पर्सनली, पर्सनल काम के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं, क्लियर, और उसके लिए हम उसको क्या दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, दैट इज हायर, ठीक है। जिसमें मैं बोलूँगी आई हायर्ड ए टैक्सी, मैंने एक टैक्सी हायर की, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जा रहा है अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है असर करना, और ये पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा वर्ब है, असर करना, प्रभाव डालना, ठीक है। लेकिन इफेक्ट का मतलब होता है असर या फिर प्रभाव, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। जैसे आप कई बार कहते हो दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं, बोलते हैं ना, तो साइड में पड़ने वाले प्रभाव, प्रभाव करना नहीं, प्रभाव मतलब ग्रामेटिकल प्रोफाइल का फर्क है। ये हमारा वर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच में, ये हमारा नाउन है, क्लियर है। जहां जरूरत होगी वर्ब की वहां वर्ब लगाएंगे, जहां जरूरत होगी नाउन की वहां पर नाउन लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा आ रहा है साइट, साइट और साइट। इस साइट का मतलब होता है दृश्य, या फिर आंखों का जो साइट हमारा होता है, कहते हैं ना आई साइट वीक है उसकी, बोलते हो हम ऐसे, तो दैट इज साइट। ये साइट होता है कोई भी जगह या ऐसी जगह जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, जैसे कहते हैं ना साइट पे जाके देखा ये काम हो रहा था, दैट इज साइट। आप एक वर्ड यूज करते हो वेबसाइट, बोलते हो ना, इंटरनेट पे जो पेजेस होते हैं उनको वेब पेजेस कहा जाता है। पेज के ऊपर आपने जगह बना ली, साइट बना ली अपनी, तो आपकी क्या बन गई, वेबसाइट ना, तो आप उसको यूज कर सकते हो। ये साइट होता है बताना, उल्लेख करना। जैसे मैं पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को क्या बोलूँगी, साइट एन एग्जाम्पल प्लीज, मतलब इस बात का एक उदाहरण बताइए, मुझे इसका एग्जाम्पल बताइए, दैट इज बताना, ठीक है। पोएम हमेशा रिसाइट होती है, क्योंकि पोएम में क्या होता है, बार बार हमें हर एक स्टेंजा के बाद एक लाइन रिपीट होती रहती है, तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं, रिसाइट द पोएम, बच्चे को बोलेंगे। लेकिन कहानी में ऐसा नहीं होता, कहानी में हम क्या करते हैं, इवेंट्स को सिक्वेंशियल मैनर में बताते हैं, दैट इज कॉल्ड नरेट। तो हमेशा बच्चे को बोलेंगे नरेट द स्टोरी और रिसाइट द पोएम, ऐसे आपको बोलना पड़ेगा। प्रोस्क्राइब और प्रेस्क्राइब। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर रोक लगा देना, पाबंदी लगा देना, जबकि प्रेस्क्राइब का मतलब क्या होता है, डॉक्टर हमेशा क्या करते हैं, हमें प्रेस्क्राइब करते हैं। अगर मैं बात करूं, एक होता है सजेशन, सजेशन कौन सा होता है, जब बराबर वाले एक दूसरे को कहते हैं, दैट इज सजेशन। लेकिन हमसे बड़ा हमें कोई सलाह देगा तो वो क्या होती है, एडवाइस होती है। लेकिन डॉक्टर हमें क्या करते हैं, हमेशा प्रेस्क्राइब। आपने कई बार देखा होगा डॉक्टर को विजिट करते हैं तो कार्ड के ऊपर लिखा होता है प्रिस्क्रिप्शन, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो दैट इज सलाह देना, और डॉक्टर वाली सलाह के लिए ये वर्ड यूज होता है। अडोप्ट, अडेप्ट और अडेप्ट, ये अडोप्ट होता है किसी चीज़ को अपना बना लेना। कुछ बच्चों से पूछती हूँ, कहते हैं जी गोद लेना, अकेला गोद लेना कहोगे, सही है वो मीनिंग, बट अगर आप किसी की क्वालिटी को अपने अंदर अडोप्ट कर रहे हो तो बेसिकली अपना बना रहे हो ना, वहाँ पर फिर गोद लेना थोड़ा अजीब सा लगेगा, तो आप इसको सिंपली ये कहिए अपनाना, कोई क्वालिटी अपनाना, किसी बच्चे को अपनाना, बात वही है। ADEPT, ये होता है दक्ष, निपुण, कोई ऐसा बंदा जो अपने काम काज में बिल्कुल माहिर है।
ठीक है, इसके लिए बहुत सारे वर्ड आते हैं, वो वेटरन है, एड्रोइट है, डेक्स्ट्रस है, ठीक है, बहुत सारे वर्ड इसके होते हैं। तो निपुण और दक्ष। ADAPT का मतलब होता है माहौल के हिसाब से ढल जाना, अडेप्ट हो जाना। किसी भी सिचुएशन में हम क्या होते हैं, माहौल के हिसाब से ढल जाते हैं, दैट इज अडेप्ट। क्लियर है। कैच और होल्ड दोनों का मतलब ही है पकड़ना, लेकिन कैच कब करेंगे, जब कोई चीज़ मोशन में आपकी तरफ आ रही है। मोशन वाली चीज़ को हम कैच करते हैं और विदाउट मोशन वाली चीज़ को हम क्या करते हैं, होल्ड, पकड़ के रखना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप क्रिकेट मैच में देखते हो, कमेंट्री होती है ना, बॉल आपकी तरफ आ रही है तो हम क्या बोलेंगे, कैच एंड होल्ड इट। मोशन में जब आ रही है जब, तो कैच करो, फिर पकड़ के रखो, दैट इज होल्ड। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है, और जो कि लास्ट भी है, सिंक और ड्रोन। सिंक होता है डूबना, ड्रोन भी होता है डूबना, लेकिन सिंक वर्ड यूज होता है नॉन लिविंग चीज़ों का डूबना। अगर कोई शिप पानी में डूब रहा है तो वो क्या होएगा, सिंक होएगा। क्लियर है। लेकिन अगर कोई पर्सन पानी में डूब रहा है तो वो ड्रोन होएगा। लिविंग बीइंग का डूबना दैट इज ड्रोन, और नॉन लिविंग चीज़ों का डूबना दैट इज सिंक। क्लियर है। ठीक ऐसे ही मैंने किसी दिन बच्चों से पूछा एक और पेन, और एक क्वेश्चन मैंने उनको दिया कि माई टूथ हैज़ बीन पेनिंग सिंस मॉर्निंग। बच्चे जवाब नहीं कर पाए थे, माई टूथ हैज़ बीन पेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो वहाँ पर जो डिफरेंस था वो क्या था, एक भी दर्द होता है, पेन भी तो दर्द होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, पेन वो है जब आपकी बॉडी को कोई इंजरी हुई है, आपका एक्सीडेंट हो गया, बॉडी को कोई इंजरी हुई तो डॉक्टर आपको पेन किलर देगा क्योंकि अब आपको पेन हो रहा है। एक हमारा कौन सा होता है, विदाउट इंजरी जो दर्द होता है। कई बार आप कहते हो सिर में दर्द है, अब सिर में कोई इंजरी तो नहीं हुई, तो क्या बोलेंगे, हेडेक बोलेंगे ना। दांत में दर्द है, इंजरी तो नहीं हुई, टूथ एक। स्टमक, पेट में दर्द है, ऐसे ही बोलेंगे। बैक एक, पीछे दर्द है, लेकिन कोई इंजरी तो नहीं हुई। तो ध्यान रहे, मेरा दांत सुबह से दर्द कर रहा है तो माई टूथ हैज़ बीन एकिंग सिंस मॉर्निंग, ये हमारा आंसर होना चाहिए था। क्लियर है। तो ये कुछ हमारे वर्ड्स थे जो आपको समझने हैं, जो हमें अक्सर कंफ्यूज करते रहते हैं। क्लियर है। जो ये बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बात बताएंगे, मूवी और फिल्म में क्या डिफरेंस है। आज के बाद का ये काम है, जो भी आपको आइडिया मिल रहा है आप एक बार मेंशन करेंगे। क्लियर है। और डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसे वर्ड्स जरूर देखा करो कि हम पर्टिकुलरली यहाँ पर यही वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन यू टेक केयर।